कक्षा में आपको कक्षा 10 की गणित जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। पूर्व की कक्षा में आप सभी लोग संख्याओं से परिचित हैं, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था कि संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर। तो नंबर क्या है? संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या की परिभाषा हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। अंक गणित की भाषा में हमें मात्रा का बोध जिससे होता है उसे हम संख्या कहते हैं। मात्रा का निश्चयात्मक मान होना निश्चित नहीं है, क्योंकि हमें काल्पनिक संख्याएं भी प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिए संख्याएं मात्रा का बोध तो कराती हैं, परंतु निश्चयात्मक बोध भी होता है और हम अनिश्चयात्मक बोध भी संख्या द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें काल्पनिक संख्याएं भी आ जाती हैं, जैसे -√9, ये भी एक संख्या है। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक संख्या है। पाई भी एक संख्या है। जो निश्चयात्मक बोध कराते हैं, नहीं भी कराते। जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बात करें तो ये संख्याएं मात्रा का निश्चयात्मक बोध कराती हैं, परंतु पाई मात्रा का बोध तो कराता है, परंतु यह निश्चित रूप से कांस्टेंट तो है, लेकिन निश्चित रूप से कितना है ये आज तक हमें प्राप्त नहीं। √-9 ये भी एक संख्या है, परंतु इस संख्या का निश्चयात्मक मान क्या है अब तक ज्ञात नहीं। अतः हम नंबर अर्थात संख्या की परिभाषा में यह सम्मिलित करना चाहेंगे कि अंक गणित की भाषा में मात्रा का निश्चयात्मक या और निश्चयात्मक बोध जिससे होता है उसे हम नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्याओं में सबसे पहले प्रकार की संख्या जिसको हम प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक, इनको हम पॉजिटिव आर्थ नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, इनको आप जानते हैं वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम गणना अथवा गिनती का काम करते हैं। उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं 1, 2, 3 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी। यहां हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या आज तक अनंत मानी जाती रही है, इसलिए 1 to इंफिनिटी जिनसे हम गणनात्मक गिनती का काम करते हैं। दूसरे प्रकार की संख्याओं को आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा है, नेगेटिव इंटीजर्स।
यानी ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांकों में या प्राकृतिक संख्याओं में अगर ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो वे संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद आपने तीसरी प्रकार की संख्या पूर्व कक्षा में पढ़ा है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। होल नंबर ऐसी संख्या जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसमें अगर शून्य सम्मिलित कर लिया जाए, दूसरे शब्दों में धन पूर्णांकों में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती। इसके बाद आपने पढ़ा पूर्णांक, इंटीगर्स। उपर्युक्त पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांकों को सम्मिलित कर दिया जाए। अर्थात ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांकों को मिलाने से जो संख्या बनती है अर्थात उनका सम्मिलित पूर्णांक कहलाता है, इंटीग्रल्स कहलाता है। इसके बाद आपने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P व Q पूर्णांकों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य न हो। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिख सके, जिनमें अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा हर का मान शून्य न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी इस रूप में लिखा जा सके। जैसे हम किसी भी पूर्णांक की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का हर एक लिख सकते हैं। इसलिए 5/1 आपको ये परिमेय हो जाती है। संख्या शून्य, इसको भी हम एक लिख सकते हैं, 0/1। अतः शून्य भी परिमेय संख्या है। ध्यान रखें, यहां पाई आपकी परिमेय नहीं है। पाई इज नॉट रेशनल। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि चूंकि पाई निश्चयात्मक बोध नहीं कराता, इसलिए पाई चूंकि एक अनुपात है जो निश्चित बोध नहीं कराता, इसलिए पाई हमारी यहां परिमेय संख्या नहीं होती। आगे हम पूर्व की कक्षा में आपको अपरिमेय संख्या जिनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, वे संख्याएं
परिमेय नहीं होती, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ध्यान रखना, परिमेय न हो वो अपरिमेय है। अर्थात किसी संख्या को हमें अपरिमेय बताना हो तो हमें यह बताना होगा कि वो परिमेय नहीं है। यानी किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना चाहें तो हम ये बताएंगे कि वो संख्या चूंकि परिमेय नहीं है इसलिए अपरिमेय। इसके बाद हमने देखा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। आइए ना, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात अब तक हम ऊपर जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ चुके हैं सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। आइए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में चूंकि पूर्व ज्ञान आवश्यक था इसलिए हमने इसकी पुनरावृत्ति किया। कक्षा 10 का आपका पाठ्यक्रम आरंभ होता है वास्तविक संख्याओं से और वास्तविक संख्याएं आपने देखा दोनों होती हैं रियल नंबर्स। इसमें यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड का विभाजन हम मुख्य रूप से इस अध्याय में यहीं से प्रवेश करते हैं। और यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना एक विभाजन पर आधारित प्रमेय दिया। हालांकि उन्होंने इस प्रमेय का एक स्वरूप दिया, लेकिन हम पूर्व की कक्षाओं में भी पहले से पढ़ चुके हैं भागफल के नियमों में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ध्यान देंगे, भाज्य अर्थात जिस संख्या में भाग देते हैं, भाजक माने जिससे भाग देते हैं, भागफल और शेषफल। ये जो चार प्रकार की संख्याएं इनमें संबंध हम पहले से जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को यूक्लिड ने एक गणितीय रूप दिया और उन्होंने कहा कि यदि ए व बी दो धन पूर्णांक हो ध्यान रखेंगे, ए व बी धन पूर्णांक तथा b is not equal to 0 और a is greater than b, a b से बड़ा। चूंकि कई पुस्तकों में कई लेखकों ने यहां b is equal to not equal to 0 का जिक्र नहीं किया है,
लेकिन मैं अपने अनुभव से यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भागफल की क्रिया में अगर ए में बी से भाग देती है और बी शून्य हो जाता है, तो चूंकि शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, अतः यहां हम निश्चित रूप से कहेंगे कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि बी यहां हर के रूप में होगा, तो हर शून्य नहीं हो सकता, परिभाषित नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ से निश्चित रूप से जोड़ रहे हैं बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए और ए इज ग्रेटर देन बी, तथा क्यू व आर दो पूर्णांक संख्याएं हो। ध्यान देंगे यहां क्यू और आर पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंटीजर्स होंगे, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी संबंध को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां निश्चित रूप से क्यू और आर पूर्णांक होंगे, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ध्यान रखेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू, तथा जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर, मतलब आर शून्य होगा या शून्य से बड़ा, लेकिन आर इज लेस देन आर बी से छोटा। तो ऐसी दशा में यूक्लिड का डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लागू होता है, पूर्णतया परिभाषित है। आइए इसके आधार पर हम दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ज्ञात करना सीखेंगे। अर्थात यूक्लिड के डिवीजन लेमा का अनुप्रयोग यदि ए व बी दो धन पूर्णांक हो, ए व बी का मोश ज्ञात करना हो, तो आइए दो संख्याओं का मोश ज्ञात करना है, दो से अधिक संख्याओं का भी ज्ञात करना है, तो आगे कक्षा में जिक्र करेंगे। यहां हम ए व बी दो संख्याओं का मोश ज्ञात करना आपको बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आइए इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। इफ A is greater than B, A से B में भाग देंगे, और भागफल यदि भागफल Q आता है, शेष R आता है, तो यूक्लिड के अनुसार A इज इक्वल टू B इंटू क्यू इन प्लस आर। इफ R इज इक्वल टू जीरो, यदि यहां R शून्य प्राप्त होता है,
तो हम बी को ए व बी का HCF कहते हैं। यदि ऐसा भी हो सकता है कि यदि ए में बी से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल शून्य नहीं होता, अर्थात R इज ग्रेटर देन 0 होता है। इफ R इज ग्रेटर देन 0 तो पुनः R इज ग्रेटर देन 0 तो हम पुनः B को A मान लेते हैं, B को A मान लेते हैं तथा R को B मान लेते हैं। यदि पुनः ध्यान रखेंगे B को ये मान लिया, अर्थात B इज इक्वल टू R इंटू Q1 प्लस R1 कर्व होगा। If R1 is equal to 0 तो R को A व B का HCF कहते हैं। ध्यान दें, यहां भी R1 का शून्य होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर R1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम आगे भी इसी प्रकार R को A मान लेंगे, R1 को B मान लेंगे और पुनः यूक्लिड का प्रयोग करते हुए हम शेषफल को शून्य करेंगे। अगर शेषफल शून्य होता है तो वहां भाजक निश्चित रूप से HCF होता है। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम उन अभिभावकों को भी सादर प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस ऑनलाइन कक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराया है। जो अभिभावक संसाधन उपलब्ध नहीं करा सके हैं उनसे हमारा हार्दिक अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के लिए इस ऑनलाइन शिक्षण हेतु संसाधन उपलब्ध कराने की कृपा करें। आवश्यकता इसी बात की है क्योंकि कोरोना नामक महामारी से आप हम सभी परिचित हैं, उसके चलते यह शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा महती आवश्यक हो जाती है। अतः आपसे निवेदन है कि अपने छात्रों को घर में रखें, सुरक्षित रखें और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएं।